हमको शुरू करो। हम लोग गवर्नर जनरल्स और वाइसरायज को हम लोग पढ़ा रहे हैं। हम लोग लॉर्ड हार्डिंग्स तक, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट तक आ गए हैं। ठीक, तुम भी लिखते जाओ, इसलिए कि ये कल नहीं हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट तक हम लोग लिख चुके हैं, जिसमें अंतिम में हम लोग आए हैं कि उनके दौरान जो बच्चे या तो नए हैं, बिल्कुल नए, तुम नहीं हो, क्या नाम है, हार्डिंग्स लिख चुके हैं। नए बच्चों के लिए एक एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, हम ऐसे इशारा करेंगे, मतलब कि लिखना शुरू कीजिए। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, जो बच्चे लिख चुके हैं उनको लिखने की आवश्यकता तो है नहीं। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इनका कार्यकाल 1844 से 1848, 1844 से 48। इनके कार्यकाल के दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाएं, निम्नलिखित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई। पहला, नंबर 1, प्रथम एंग्लो सिख वार। प्रथम एंग्लो सिख वार, हिंदी में अगर लिखना होगा, अंग्रेजी में एंग्लो है, हिंदी में लिखेंगे तो आंग्ल लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे आंग्ल। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, 1845-46। सेकंड, दूसरा, लाहौर की संधि, लाहौर की संधि 1846, लाहौर की संधि 1846। तीसरा, महिला भ्रूण हत्या, महिला भ्रूण हत्या पर रोक, महिला भ्रूण हत्या पर रोक। और अंतिम है नरबली, नरबली की समाप्ति, नरबली की समाप्ति। अब जब भी हम नेक्स्ट बोलेंगे, माने नेक्स्ट, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, 1848 से 56। अठारह सौ 48 से 56, इनके समय, इनके समय की प्रमुख घटनाएं, द्वितीय, सेकंड, द्वितीय एंग्लो सिख वार, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-1849, कौमा, पंजाब का अधिग्रहण, पंजाब का अधिग्रहण, कौमा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, घबराइए नहीं, हिंदी में लिखाएंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स का मतलब यह हुआ कि कोई ऐसा, लिखते जाइए, लैप्स का मतलब यह हुआ कि कोई भी राजा या नवाब
अगर बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु को प्राप्त हो गए तो उनका राज्य का वारिस नहीं होने के कारण ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में ले लेती थी, ले लेने को स्वतंत्र थी, ले लेने को स्वतंत्र थी। डलहौजी की इस हड़प नीति के कारण, लॉर्ड डलहौजी की इस हड़प नीति निम्नलिखित 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 स्थानों के राजाओं, शासकों, शासन के हाथों से निकल गया और जबरदस्ती हड़प लिया गया। की सूची निम्नलिखित है, उनकी सूची निम्नलिखित है। 1 सतारा 1848, 1848, पंजाब जैतपुर और संबलपुर, जैतपुर और संबलपुर 1849, 1849। जयपुर, आप नंबर अपना 1 2 3 बढ़ाते जाइएगा, ऐसा नहीं कि वहीं रुके रहिए, नंबर बढ़ाते जाओ। उदयपुर 1852, 1852। झांसी 1853, नागपुर 1854, नागपुर 1854, अवध 1856। इतना हड़प नीति हुआ। आप अब गिनती कर लीजिए कितना हुआ ये, या हड़प लिया गया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। राइट, नेक्स्ट। संथाल विद्रोह 1855-56। संथाल विद्रोह 1855-56। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856।
रेलवेज, टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विस। रेलवे की शुरुआत की गई 1853 में। ये अब ध्यान से सुनो, यहां एक हम लोग थोड़ा सा क्लियर होते चलेंगे। एक अंग्रेज आया था भारत में व्यापार करने। हमारी कमजोरियों को देख करके वो शासन करने लगा, हम ही को तोड़ तोड़ करके, रूल डिवाइड एंड रूल करके। अब वो रेलवे, पोस्टल सर्विस और टेलीग्राफ चलाने लगा, शुरुआत हुआ। तुम लोग ये बताओ, क्या ये एक वेलफेयर स्कीम ब्रिटिश सरकार की एक कल्याणकारी नीति थी या नहीं? इसलिए कि आप सभी सिविल सर्विसेज में जाने वाले हो, तो सिविल सर्विसेज में जाने वाले हो तो थोड़ा सा एनालाइज तो करना होगा ना, थोड़ा सा विश्लेषण तो करना होगा। हड़प नीति का उन्होंने किया, अपने हिसाब से ठीक है किया, लेकिन अन्याय था। जैसे कि किसी का पुत्र नहीं है, उसमें उसका क्या दोष है? विधि का विधान है। हमको पुत्र नहीं है तो उसमें मेरा कोई दोष है? लेकिन नहीं, आपको दंडित किया गया। हम राजा हैं, हम किसी को उत्तराधिकारी तो बना सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, एंशिएंट इंडिया से लेकर मेडिवल से लेकर के मॉडर्न इंडिया में तो भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, क्योंकि उसका विरासत का कोई चेन सीधे सीधी परिवार से नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि उसकी सल्तनत कोई हड़प लेगा। जैसे कि ये क्लास है, हमको मॉनिटर बनाना है, इसी को उत्तराधिकार समझिए। तो हम किसी को चुनने का अधिकार है ना, भाई तुम मॉनिटर बन जाओ लड़की की और तुम बन जाओ लड़का के। तो इस तरह से एक अधिकार राजा को था न पहले, उस अधिकार का हनन किया गया, जबरदस्ती उस अधिकार को छीन लिया गया। तो ये तो सही बात नहीं थी। तो उसी तरह से लॉर्ड डलहौजी बेचारे आए। हम बेचारे इसलिए कह रहे हैं, मैंने क्या कहा था कि हम 1857 के दरवाजे पर खड़े हैं, बोले थे हम। इस मैंने 1857 में क्या हो गया? 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। अंग्रेज आए, व्यापार करने लगे, राजाओं को, शासकों को तोड़ने फोड़ने लगे, फिर किलेबंदी करने लगे, फिर अपने लोगों को ला करके बसाने लगे। तब तक हम चुप रहे। चुप क्या रहे? बर्दाश्त करते रहे। लेकिन हमारे बर्दाश्त करने को उन्होंने मेरी कमजोरी समझा? ऐसा नहीं है। एक मानव स्वभाव है कि जब किसी का शोषण किया जाता है, किसी पर अत्याचार किया जाता है, तो अत्याचारी हमेशा सोचता है कि इसमें तो उठने की, विद्रोह करने की, प्रतिरोध करने की शक्ति है ही नहीं, ये तो गूंगा और बहरा है। हर शासक, हर तानाशाह यही गलती कर बैठता है। इतिहास का पन्ना उठा के देख लीजिए आप।
हर शासक समझता है कि मेरा तो अंत होगा ही नहीं, हम तो शाश्वत है, हमको कौन मारेगा, हमको कौन जीतेगा। यही उसकी भूल उसको धूल चटा देती है। ठीक है, समय लगेगा। मैंने क्या कहा, 1857 के दरवाजे पर खड़े, मतलब कि हम लोगों ने विद्रोह किया, लेकिन वो छिटफुट विद्रोह थे। राष्ट्रवाद की परिकल्पना उस समय थी ही नहीं। 10 किलोमीटर में, 50 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर में, जहां जहां शासन था, शासकों का, रियासतों का, नवाबों का, वो अपने में ही मगन थे और अपने में ही खुश थे। लेकिन जब अंग्रेजों की बूट और अंग्रेजों का दमन चक्र चला, उस दमन चक्र ने बच्चों हिंदू हिंदू मुसलमान नहीं देखा, राइट। उस दमन चक्र ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी बुद्ध नहीं देखा, उसने पूरे हिंदुस्तान को इंडियन समझा। जो समझना हमको चाहिए था, बाद में समझ आई हम लोगों को। आगे देश आजाद हुआ कैसे, देश आजाद हो कैसे गया। 42 में गांधी जी ने कहा, डू और डाई, करो या मरो। तो वो स्थिति 57 में भी आ चुकी थी। रादर अंग्रेज अंग्रेज के जो नुमाइंदे थे, गवर्नर जनरल वायसराय, इन्हीं लोगों ने लाया ना। हम लोग तो अपनी जिंदगी जी ही रहे थे आराम से, भारत तो सोने की चिड़िया थी ही। वो सब आए, व्यापार करने के लिए व्यापार किया, और हम लोगों का जो धन था, जो संपदा थी, उसको लूट के ले गए। चलो, यहां तक तो बात समझ में आती है। अगर वो लूटते ही रहते तब शायद 1857 नहीं होता। वो केवल चोरी पर रहते, डकैती पर, हिंदुस्तान की संपदा को लूटते रहते, आज जनता खुश रहती। खुश इन द सेंस कि पॉपुलेशन कम था, भारत प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ था, दूध दही की नदियां बहती थी, सामाजिक सौहार्द था, वैमनस्य था नहीं, सारे लोग सारे पर्व को एक साथ मिल, तो कोई सोशल फैब्रिक में टूटने का कोई आसार था नहीं। तो यही गलती उन लोगों ने की कि उनकी गलती के कारण ही भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो गया। वो कैसे हुआ? दमन चक्र जब भी चलता है तो दमन करने वाले की सीमा नहीं रहती। ठीक उसी तरह से सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। टॉलरेंस, बर्दाश्त, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा है। जब टॉलरेंस, सहन शक्ति की सीमा का बंध टूट जाता है तो विद्रोह होता है। वो विद्रोह क्यों हुआ? जबकि हमने सोच लिया कि हमको तो ये मार ही रहा है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत तो सुरक्षित है ही नहीं, तो सामाजिक आर्थिक धार्मिक सब शोषण तो कर ही रहा है, तो मर रहे हैं, तो क्यों नहीं तुमको मार के मरे। ये ये मरने मारने, मिटने मिटाने की प्रवृत्ति, या ये कहिए उभार 1857 के पहले नहीं आया। यहां आया
तो वो भी उन्हीं की नीतियों के कारण आया। जैसे लूट खसोट चल रही थी, जैसे हड़प नीति, उनको नहीं करना चाहिए था। इतने में तो असंतोष फैल के, जितना लिखाए हैं हम उतना में तो असंतोष फैला। आपने उसको कहीं कहीं दबाया। लेकिन मैंने क्या कहा कि जब कोई मरने मारने पर उतारू हो जाएगा तो उसको आप कब तक दबाएंगे? तो 1857 में जो विद्रोह हुए उसकी कहानी हम लोग अलग करेंगे। वो विद्रोह 4 प्रकार के हुए। फिर हम कहते हैं वी आर स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ 1857। हम लोग 1857 के दरवाजे पर खड़े हैं। खड़े मतलब 1857 के पहले 4 तरह के विद्रोह इंडिया में हुए। अब लिखो, 1857 के आते आते भारत में निम्नलिखित 4 तरह के विद्रोह देखे गए। निम्नलिखित 4 तरह के विद्रोह भारत में देखे गए। पहला, असैनिक विद्रोह, सिविल अपराइजिंग। असैनिक विद्रोह। दूसरा किसानों का विद्रोह। दूसरा किसानों का विद्रोह। तीसरा आदिवासियों का विद्रोह। और चौथा सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह। हम इन सभी की चर्चा आगे विस्तृत रूप से करेंगे। इन सभी की चर्चा आगे विस्तृत रूप से हम करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सब लोग अपना अपना पेन को 1 मिनट विराम दो, 1 सेकंड विराम दो और मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आप नहीं उत्तर दोगे, मैं दूंगा। लेकिन चूंकि हम लोग इतिहास के उस जगह पर खड़े हैं जहां आपको ये जानना जरूरी है कि रेलवे नहीं था, पोस्ट ऑफिस नहीं था, टेलीग्राफ नहीं था, तो सोचना पड़ता था, कम्युनिकेशन जीरो था। कम्युनिकेशन जीरो था, किसी तरह का कम्युनिकेशन। पोस्ट ऑफिस था ही नहीं तो चिट्ठी का सोचना नहीं था। टेलीग्राफ नहीं था तो टेलीग्राम का व्यवस्था कुछ था ही नहीं। रेलवे जब नहीं था तो फिर तो बैलगाड़ी, घोड़ा, ऊंट, यही सब ना हम लोगों का, हाथी, यही सब ना था। तो देखने में तो लग रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया, भारतीयों का भला किया। तो एक कल्याणकारी योजना थी, यस और नो? ये प्रश्न मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं। लॉर्ड डलहौजी थी अंग्रेजी में, दी वर्क्स डन बाय दी डलहौजी, मिस्टर डलहौजी looked like an welfare scheme। बड़का बी, बड़का यू, बड़का टी, बट
अब लिखिए इसको, पहले क्वेश्चन में लिखो कि लॉर्ड डलहौजी जो भारतीयों के कल्याण के लिए चलाई गई थी। ये क्वेश्चन है। आंसर है बिल्कुल नहीं। आंसर है, उत्तर है बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्योंकि उसने ब्रिटिश शासन को और सुगमता से चलाने के लिए, ब्रिटिश शासन को और सुगमता से, सरलता से चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ही इन योजनाओं की शुरुआत की थी। ये जरूर है, ये जरूर है कि ये जरूर है कि देखने में, सुनने में ये योजनाएं कल्याणकारी जैसी, ये योजनाएं कल्याणकारी जैसी लगती थी, परंतु उसका उद्देश्य कुछ और ही था। नेक्स्ट पैराग्राफ। संचार माध्यम नहीं थे। संचार माध्यम नहीं थे तो हम तो इसके अभ्यस्त थे ही। हम तो इसके अभ्यस्त थे ही। हम तो इसके अभ्यस्त थे ही और कहीं से भी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई थी, मांग नहीं रखी थी कि संचार के उपयुक्त साधन उपलब्ध कराए जाएं। मान लिया जाए, मान लिया जाए कि अगर कोई कहीं से जनता की आवाज बनकर उपरोक्त मांग को रखता, डलहौजी इतनी आसानी से भारतीयों की यह मांग मान लेता। उत्तर फिर वही है, उत्तर फिर वही है
नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब एक और तरीके से इस बिंदु पर नजर डाली जाए। नजर डाली जाए। उसने तो नीति चलाई और अचानक वो कल्याणकारी योजनाएं चलाने लगा। ऐसा के चरित्र का विरोधाभास इतिहास में देखने को नहीं मिलता। लुटेरा अचानक से रातों रात संत तो बन ही नहीं सकता। हाँ, हम जो बोल रहे हाँ तो इसको हाँ लिखिए। इम्तिहान में तो क्या मैंने क्या कहा है? हाँ मैंने कहा है। हाँ, एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा, लड़की लोग चाहूंगी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कि अपने शासन की सुगमता से संचालन के लिए, अपने शासन को की सुगमता से संचालन के लिए लॉर्ड डलहौजी ने उपरोक्त कार्य किए। परंतु ये बहुत महंगा पड़ा डलहौजी को। ये बहुत महंगा पड़ा डलहौजी को, और आने वाला समय बताता है, आने वाला समय बताता है कि भारत में जो भी हुआ कुछ ज्यादा तेजी से हुआ, कॉमा ज्यादा दूर तक हुआ, जो कुछ वर्षों में हो गया वो हो सकता है अगले कुछ दशकों में नहीं हो पाता, या धीरे धीरे हो पाता। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अपने कलम को विराम दो। मुझे लगा थोड़ा सा तेजी से, आराम से, टेलीग्राफ आ गया, पोस्ट ऑफिस आ गया, रेलवे आ गया, तो निश्चित तौर पर जिस काम के लिए वो शुरू किया था, अब पटना से बनारस कम्युनिकेशन था नहीं, तो कुछ अपना
कोई भी काम डिले होता था, अभी शुरू हो गया। मैंने लिखा कि उनका शासन तो सुगमता से चलने लगा, परंतु उनको नुकसान भी बहुत ज्यादा हो गया, जो कि उसने सोचा नहीं था। अगर वो सोचता कि इसका ये भी पहलू हो सकता है, मैंने क्या कहा, जो दमनकारी नीति जो निर्धारण करके जो पालन करता है शासक, वो अनजान रह जाता है कि इसका भी प्रतिरोध हो सकता है, इसका विरोध हो सकता है। वो सपने सोचता ही नहीं। अगर वो सोचे तब वो दमन करे ही नहीं ना। एक तानाशाह अगर ये सोच ले कि मेरी भी मृत्यु होगी, इतिहास में मैं भी एक क्रूर शासक के रूप में जाना जाऊंगा, मेरा मुख भी कलंकित के रूप में याद किया जाएगा, तो ऐसा काम वो करे ही नहीं ना। हिटलर से लेकर स्टालिन तक, मुसोलिनी से लेकर जितने तानाशाह हुए, सद्दाम हुसैन, किसी ने सोचा था कि मेरा एंड होगा? यही उसकी गलती होती है। अगर लॉर्ड डलहौजी सोच लेता या कोई उसको सलाह दे देता कि देखिए सर, ठीक है हम लोगों की शासन थोड़ा सा स्मूथ चलेगा, कम्युनिकेशन थोड़ा सा जो दिन में होता था महीना में, वो घंटों में मिनट्स में हो जाएगा, दैट्स राइट। लेकिन कहीं ये ना हो जाए, और यही हुआ। जो चीज 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल के बाद होता, वो बहुत जल्दी हो गया। 8 10 साल में हो गया, इतना लगा भी नहीं। 53 में तीर शुरू किए, 1853 में, और 57 में इंडिया जग गया। 4 साल में ही हिंदुस्तान में बगावत हो गई ना। नहीं भी हो सकता था, ये नहीं भी हो सकता, जो अब तक नहीं हुआ था, नहीं हो सकता था। 250 साल में अब तक नहीं ऐसा हुआ था। जागरण, विद्रोह होते थे, कोई जानता नहीं था। लेकिन जब कम्युनिकेशन हो गया, तो सबसे ज्यादा किस चीज से फायदा हुआ भारतीयों को, और भारतीयों ने इसका भरपूर लाभ उठाया। सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों के क्रांति की मशाल को हुआ, भारतीयों के विद्रोह को बल मिल गया। और जो कम्युनिकेशन उनके लिए असंभव था, मेरे लिए भी असंभव था, जब संभव हुआ उनके लिए भी संभव हो गया, मेरे लिए भी। अपनी गतिविधियों को, ऐसा तो नहीं था कि टेलीग्राफ कर रहा है तो कहता था कि नहीं, ब्रिटिश का फोन सुनेंगे, इंडियन का आदमी फोन नहीं सुन सकता है। रेलवे चलाए, भारत के आदमी नहीं चढ़ेगा, खाली ब्रिटिश का आदमी, ऐसा ऐसा था नहीं। तो जब वो ओपन हो गया दोनों के लिए, तो उसका फायदा ज्यादा हमको मिला। आप समझ गए? चलाया उसने अपने फायदे के लिए था। सोच लेता कि हिंदुस्तानी इतना तेज होता है, तो चला सोचता कि चलो भाई नहीं चलाओ। वो क्या जानता था कि हिंदुस्तान भी इसका फायदा उठा लेगा, लेकिन एक्चुअली हिंदुस्तान ने उसका फायदा उठाया। अब लिखिए इसको, लिखिए इसको। कहां तक है? लास्ट लास्ट क्या है दीपशिखा? लास्ट लास्ट वर्ड क्या है? हाँ, रेलवे और अन्य सुविधाओं के चलते रेलवे या अन्य सुविधाओं के शुरू होने के चलते
भारत में छिटपुट विद्रोहों को एक गति मिल गई और यही गति दुर्गति बनकर 1857 के रूप में अंग्रेजों के समक्ष अचानक आ खड़ी हुई। बात समझ गए? लॉर्ड डलहौजी के कुछ लॉर्ड डलहौजी के समय के कुछ और घटनाओं की चर्चा करेंगे। ये बर्मा वार, सेकेंड बर्मीज वार, द्वितीय बर्मा युद्ध 1852। नेक्स्ट, लोअर बर्मा, निचला बर्मा ब्रैकेट में पेगू, PEGU का अधिग्रहण उसने किया 1852 में, 1852। मिस्टर चार्ल्स वुड, लॉर्ड डलहौजी में भी है, नेक्स्ट नहीं है, लॉर्ड डलहौजी में ही है। मिस्टर चार्ल्स वुड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका शिक्षा से संबंधित, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका शिक्षा से संबंधित पत्र 1854 में आया, 1854 में आया। और इसके साथ ही साथ एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल और सरकारी कॉलेज, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल और सरकारी कॉलेज खोले गए। तो 1853 में, 1854 में गंगा नहर को खोल दिया गया। आगे
आगे मतलब कि अपना पॉइंट बनाते जाना। हमें प्रत्येक राज्य में उसने अलग से पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट खोला। अब हम बहुत ही थोड़े शब्दों में रेलवे और टेलीग्राफ और पोस्ट ऑफिस, पोस्टल डिपार्टमेंट की थोड़ी सी ज्यादा जानकारी प्रस्तुत करते हैं। एबीसी। ए, पहली रेलवे लाइन बंबई से थाने, पहली रेलवे लाइन बंबई से थाने चलाई गई। बी, बी, टेलीग्राफ 400 मील की टेलीग्राफ लाइन, 400 मील की टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और पेशावर को आपस में जोड़ दिया गया। अब 1 मिनट हम लोग रुकेंगे, जस्ट हम लोग आधा सेकंड रुकेंगे। आराम से संपर्क करने लगे ना, आराम से संपर्क करने लगे। वो टेलीग्राफ आप लोग नहीं देखे होंगे, वो टेलीग्राफ वो ऐसे ऐसे दबाया जाता था। वो मशीन में कभी देख लेना, गूगल पर जाओ तो टेलीग्राफ का देख लेना पुराना फोटो क्या था। वो ऐसे ऐसे दबाया जाता था और उसी से सिग्नल उसी से जाता था। उसी को पढ़ने का एक अलग से विधि था। वो विधि क्या था, आप यहाँ दबा रहे हैं और वहाँ साउंड हो रहा है, उस साउंड को 1 1 2 3, तो हर वर्ड का उससे मतलब था, पढ़ाई होती थी। तो मतलब कि मद्रास मैंने 4 महानगरों को जोड़ दिया गया, तो उसके शासन व्यवस्था को कुछ ज्यादा सूचना जल्दी हुआ। हमारे विद्रोह पेशावर में हो रहे हैं, कलकत्ता में विद्रोह हो रहा है, मद्रास में हो रहा है, बॉम्बे में हो रहा है छिटफुट विद्रोह। कोई जानता नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, वो भी तो होने लगा। भाई साहब यहाँ पहुंच जाइए, भाई साहब वहां से बच करके आइएगा, यहां से बच करके आइए, यहाँ भेष बदल के आइएगा, ये भी तो हम करने लगे। तो हमारी गतिविधियां भी तो चली। अगर डलहौजी को ये एहसास हो जाता कि हिंदुस्तान इसका फायदा उठा लेगा, तो नहीं करता, नहीं करता। लेकिन इसका फायदा हुआ। आगे लिखिए।
पोस्टल पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 का रिफॉर्म किया गया। यानी उसमें कुछ सुधार, नए सुधार किए गए। अब यहां हम लोग अब यहां एकदम दरवाजे पर खड़े हैं